मॉर्निंग गाइस। जैसे कल हम लोगों ने 2021 का फर्स्ट 25 क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट 25 से मेरा मतलब है हर सेक्शन से हमने पाँच क्वेश्चंस किए थे। सेम विल फिनिश द पेपर टुडे। बचे हुए 25 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अगेन आपको 2019 ऑनवर्ड्स आपके पेपर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज हर बार आप देखेंगे कि काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहा है, चीज़ें अलग अलग आ रही हैं। एंड अगर आप अपने आप को यूपीएससी की जब मैं बात करता हूँ तो सीडीएस में पिछली बार प्रेपोजिशंस आया था, उससे पिछली बार एनडीए में आया था, राइट। सो एक पैटर्न चलता है सीडीएस एनडीए में जो हमें सिमिलैरिटीज दिखती रहती हैं। तो हो सकता है कि इस बार प्रेपोजिशंस वापस से हमको इम्पोर्टेंट हो जाए, ग्रामर के पोर्शंस इम्पोर्टेंट हो जाए। ठीक है, तो आपको स्पॉटिंग एरर्स, प्रेपोजिशंस, इन दो चीज़ों पे खासकर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मैं ग्रामर टॉपिक्स की बात करता हूँ तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड प्रेपोजिशंस, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करके जाने ही हैं। इसके अलावा बाकी सब तो करना ही है, बट अगर हम लास्ट मिनट की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये दो टॉपिक्स, टेंसेज, ये दो तीन टॉपिक्स आप करके जा सकते हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं वापस। जब हम वोकैब की बात करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें गैस भी करनी है, क्योंकि ऐसा होगा कि आपका जो मीनिंग है वो भी सेम नहीं होगा एज पर द डिक्शनरी जो आप याद करके गए हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपको साफ साफ क्या कहता है, नियरेस्ट टू द अंडरलाइन मीनिंग। सो या टाइम एंड टेंस, राहुल, टाइम एंड टेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जय हिंद राहुल, राइट। सो नियरेस्ट मीनिंग, अब वोकैब में यही एक प्रॉब्लम है कि अगर आप केवल शब्द पे फोकस करोगे एनडीए में तो आपको दिक्कत आएगी, या सीडीएस में, राइट। क्यों? क्योंकि वो पूरा सेंटेंस आता है और उसके हिसाब से उस सेंटेंस का क्या मीनिंग है या उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो मेरे को मार्क करना है। तो कुछ 80% या 70% सेंटेंसेस में हम गैस भी कर सकते हैं। केवल कुछ ही सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम गैस नहीं कर सकते, जैसे कि ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, शी इज अ पेट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। सो वो आर्ट एंड कल्चर की पेट्रन है। अब पेट्रन मतलब, अब मुझे नहीं पता, तो बट आर्ट एंड कल्चर को क्या क्या कर सकते हो आप एज एन पर्सन? या तो मैं उसको पसंद कर सकता हूँ, या मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ, या क्रिटिक कर सकता हूँ। सो केवल एक ये ऑप्शन है जो गलत होता है। अगर मुझे वर्ड नहीं भी पता है तो शी इज अ पेट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकती, बिजनेसमैन नहीं हो सकती, ठीक है। क्रिटिक, क्रिटिक कौन होते हैं? जो डिसाइड बताते हैं कि जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज के क्रिटिक होते हैं जो बताते हैं पिक्चर अच्छी है कि पिक्चर खराब है। एडमायरर उसको पसंद है, और बैकर मतलब वो उसको सपोर्ट करती है। तो ये तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं अगर मुझे मीनिंग नहीं पता। नहीं राहुल, इसका आंसर बी नहीं है, राइट। सो इसका आंसर है डी। पेट्रन बेसिकली क्या होता है, आप जब किसी एनजीओ वगैरह में देखते हैं तो पेट्रन होता है जिसने वो काम को शुरू किया होता है, जो उसको संभाल के रखता है, जो उसको सपोर्ट करता है। तो पेट्रन यहाँ पे क्या आएगा, शी इज अ बैकर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, वो आर्ट एंड कल्चर को पुश करती है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इंग्लिश बोलना ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी से, राइट। देन देयर वुड बी सर्टेन पीपल, नहीं हिंदी इज आर हेरिटेज, हिंदी हमारी हेरिटेज है, धरोहर है, हिंदी को कैसे आप कम इम्पोर्टेंट बोल सकते हो? तो वो पेट्रन हो गए बेसिकली, वो हिंदी को पुश कर रहे हैं। तो आप जब जिस चीज को पुश करते हो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको बैक कर रहे हो। तो पहले का आंसर क्या हो गया? बिल्कुल डी होगा, परफेक्ट रोशन, राइट। सो इसका आंसर है बैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। अब एरोगेंस वर्ड बहुत सारे लोगों को पता होगा। एरोगेंस इज घमंड, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो घमंड के लिए बात कर रहा है, बिल्कुल, राइट। सो दिस इज व्हाट यूपीएससी डज टू यू, एरोगेंस इज अकड़, घमंड, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं प्राइड या कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंप्लिसिटी, कंसर्न, कंसीट एंड अनप्रिटेंशियस। सो यहाँ पे क्या होता है, कंसर्न और सिंप्लिसिटी ये दो तो गलत है ही। इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग है कंसीट, एज पर एज दिस सेंटेंस इज कंसर्न, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन। सो जहां तक कि इस सेंटेंस की बात है, इसका आंसर है कंसीट। सो यही मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यूपीएससी एट टाइम्स नियरेस्ट मीनिंग की जब बात करता है तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा। ये वर्ड बहुत सारे बच्चों को पता होता है, एरोगेंस। अब वो घमंड या ग्रीड या प्राइड ढूंढेंगे, उसने ऑप्शंस में ही नहीं दिया।
तो हमारे को नियरेस्ट टू द मीनिंग देखना है। नियरेस्ट टू द मीनिंग ही आपको उस सेंटेंस से पता चलेगा कि उस सेंटेंस में उस शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है रिकॉन्सिसेंस। ठीक है, रिकॉन। तो अब इसमें क्या होता है, इसका बेसिक मीनिंग होता है, ये मिलिट्री से रिलेटेड वर्ड है। जब आप मिलिट्री के लिए, कैसे हैं रवि, राइट, जब भी आप मिलिट्री के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं यार एनिमीज के चक्कर में, तो उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो रिकॉन्सिनेंस, तो रिकॉन्सिनेंस जब आप मिलिट्री के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं या मिलिट्री के लिए ढूंढते हैं, तो यहाँ पर क्या है, शी अंडरटुक का इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एंटायर इशू, उसने पूरे एंटायर इशू की क्या करी, जांच करी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, इन्वेस्टिगेशन। अगेन ये क्वेश्चन में चारों फिट हो रहे थे, आपको मीनिंग नहीं पता होता तो ये वाला वर्ड मेरे को छोड़ना पड़ता, क्योंकि बी नहीं है राहुल, बिल्कुल। सो बी नहीं है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। ठीक है, सो दिस इज सी, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, बट अगेन मैं सब बात क्या कहता हूँ कि जब अगर आप पे कम टाइम है, आप अभी वोकैबुलरी याद करनी शुरू कर रहे हैं, तो फोकस करिए फ्रेजल वर्ब्स पे। ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स के 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं और कम याद करके काम चल जाता है। आप 200 300 वर्ड्स भी याद करेंगे तो आइडियली जितने भी फ्रेजल वर्ब्स के वोकैब के क्वेश्चन होंगे वो आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। वेयरएज मैं जनरल वोकैबुलरी की बात करता हूँ, तो फोकस करो रीडिंग पे, सेंटेंस पढ़ के समझो और आंसर उसको आपको मिल जाएगा। माई डॉटर इज माई रेप्लिका। ठीक है, तो रेप्लिका क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है नाइकी के जूते खरीदने के लिए, तो मैं क्या खरीद लूंगा, रेप्लिका खरीद लूंगा। तो देख के तो लगेगा नाइकी है, मगर वो नाइकी नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप ड्रेसेस देखते हैं, तो बहुत सारी ड्रेसेस जो फेमस डिजाइनर्स की ड्रेसेस होती हैं, 2 2 4 4 लाख की होती हैं, जब हम उनको कॉपी कर देंगे और सेम ड्रेस बना देंगे, तो उसको मैं रेप्लिका बोल सकता हूँ। तो रेप्लिका मतलब उसका कॉपी, उसका डुप्लीकेट, उसके जैसा। राइट, तो क्या वर्ड होगा, क्या आंसर होगा इसमें, माई डॉटर इज माई रेप्लिका। कौन बताएगा आंसर, ABCD। सो रेप्लिका और ओरिजिनल तो हो नहीं सकता। ठीक है, आपकी डॉटर आपकी प्राइड और लव हो सकती है, लेकिन ये आपके जैसी है नहीं। हम क्या बात कर रहे हैं, मेरे जैसी है मेरी बेटी। तो क्या बचता है, क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी। आपने क्लोनिंग सुना होगा, क्लोनिंग एक साइंटिफिक टर्म है। जब आप उसके DNA से, उसकी चीज से लेके आप एक और क्लोन बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोन। राइट, सो इसका आंसर इज बी, क्लोन। सी नहीं है, बी है रोशन। ठीक है, तो रेप्लिका इज आपके जैसा, आपके जैसे का आंसर आपका लव नहीं हो सकता, प्राइड नहीं हो सकता। अगर यहीं पे पिछला वाला क्वेश्चन होता, माई डॉटर इज माई एरोगेंस, तो आपका आंसर क्या हो जाता, प्राइड। ठीक है, अभी क्या है, माई डॉटर इज माई क्लोन, बिकॉज रेप्लिका मीन्स मेरे जैसी, सेम, कॉपी, ड्यूप्लीकेट, ये सारे वर्ड्स होते हैं रेप्लिका के मीनिंग। सो साइंटिफिक टर्म ऑफ कॉपिंग इज क्लोन। आप क्लोन कर देते हैं, उसके जैसा बना देते हैं, आजकल बहुत होता है। फेसबुक में क्या करते हैं, आपका अकाउंट क्लोन करके आपके दोस्तों से पैसे मांगते हैं, आजकल ये चल रहा है। तो ये एक स्कैम है। तो उसमें क्या होता है, आपका अकाउंट क्लोन हो जाता है, आपके अकाउंट से वो आपकी पिक्चर्स विक्चर्स उठाएगा, आपके जैसे आपका अकाउंट बना देगा, आपके दोस्तों को लगेगा ये तो आप ही हो, और फिर वो आपको, मैं उनको मैसेज वैसेज करके उनके अकाउंट्स हैक करेगा, पैसे मांगेगा। तो ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वैसे भी। तो दैट इज कॉल्ड अकाउंट क्लोनिंग। तो आपका अकाउंट हैक नहीं हो गया, आपका अकाउंट क्लोन हो गया। अकाउंट हैक हो गया अगर आप अपने ही अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि किसी और ने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया और कोई उस अकाउंट में आप चीजें डाल रहा है, फिर आपके जैसा दूसरा अकाउंट बना लिया, तो अकाउंट क्लोन हो गया। राइट, सो क्लोन इज सेम। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द सार्डोनिक नेचर। अब उसका नेचर है, अब उसका कैसा नेचर है मुझे वर्ड नहीं पता, बट इतना लंबा सेंटेंस है तो मुझे डेफिनेटली चांसेस है कि आंसर मिल जाएगा। नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। तो उसका जो नेचर था, सार्डोनिक नेचर था, उसकी कहानियों का, स्टैंड आउट मतलब उसको अलग से, उसको ज्यादा तवज्जो मिली, उसको ज्यादा ध्यान मिला, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली। राइट, अब होता क्या है, सार्डोनिक नेचर कंटेम्प्रेरी राइटर्स से, तो अब चारों नेचर्स हो सकते हैं, तो दिस इज मोर लाइक अ sarcasm, sarcastic। ठीक है, तो उसकी
जो सार्डोनिक, sarcastic, sarcastic मतलब व्यंग्यात्मक, चीजों का मजाक उड़ाना, दैट इज सार्डोनिक. सो कंपैशनेट इज कनेक्टेड टू लव. दिस इज अ नेगेटिव वर्ड. सार्डोनिक इज मजाक उड़ाना. इंसाइटफुल इज, इंसाइटफुल क्या होता है? इंसाइटफुल होता है जब आपको बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में गहरी नॉलेज होती है, दैट इज कॉल्ड इंसाइटफुल. राइट. कॉमिक इज मजाकिया एंड मॉकिंग इज मजाक उड़ाना. ठीक है, तो मॉकिंग इज मजाक उड़ाना, कॉमिक इज कॉमिक, कॉमिक्स जो आपको पता होती हैं. सो आंसर इज मॉकिंग, आंसर कैन नॉट बी कॉमिक. ठीक है. तो जब आप मजाक उड़ाने वाला जो उसका नेचर होता था उसकी कहानियों का, उसने उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई. तो मॉकिंग एंड कॉमिक. सो मॉक करना किसी को मतलब, या डोंट मॉक मी, डोंट मॉक मी मतलब मेरा मजाक मत उड़ा, डोंट कॉमिक मी नहीं. ठीक है. कॉमिक जो होता है ये टाइप ऑफ स्टोरीज होती हैं. कॉमिक्स क्या होता है? जिस स्टोरी की एक तरीका होता है जिसमें आप कार्टून्स बना के स्टोरी बनाते हो, दैट इज कॉमिक. तो स्टोरीज का नेचर कॉमिक नहीं हो सकता. स्टोरीज का नेचर फनी होगा. ठीक है. अब आपने कॉमिक को फनी बनाया, स्टोरी को फनी बनाया, वो आपकी मर्जी है. समझ में आ रहा है? हाँ राहुल, अमन. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मॉकिंग एंड हमारा आंसर कॉमिक नहीं होगा. राइट. So these were the first five questions. First part, this was synonyms. अब आप देखेंगे इसमें हमें बहुत ज्यादा एक आध क्वेश्चन गेस करने को मिला. तो कल के जो हमने क्वेश्चंस किए थे, कल के ऑलमोस्ट सारे गेस हो रहे थे. तो एग्जामिनर आपको 20 में से अराउंड 10-12 क्वेश्चन ऐसे देता है जो आप गेस करके सॉल्व कर ले. बाकी क्वेश्चंस में रिस्क नहीं लेना है. मीनिंग पता है तो सॉल्व करो, मीनिंग नहीं पता तो छोड़ दो. राइट. आगे चलते हैं. अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में जाके टेंशन होती है. तो एनडीए अच्छा खासा इतना बड़ा आपको इंस्ट्रक्शन लिख के देता है. अगर आप भूल गए कि सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, तो इन 4 लाइनों को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है. तो एंटोनियम क्या होता है? ऑपोजिट इन मीनिंग. सो वो आपको आगे भी बताते हैं. अगर आपको एंटोनियम सिनोनियम का मतलब नहीं पता तो भी आपको बताया जाता है. प्लेंटी एक ऐसा वर्ड है जो थर्ड टाइम आ रहा है पिछले 5-6 साल में एनडीए में. एक बार, 2 बार ऑप्शन में आ गया, एक बार क्वेश्चन में आ गया. राइट. तो प्लेंटी इज समथिंग जो आई थिंक सबको पता होगा. एनीबडी हु नोज द आंसर टाइप कर सकता है. सो स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी. ठीक है. स्प्रिंग होता है बसंत. ठीक है. अब अगर आपको प्लेंटी का मीनिंग नहीं भी पता तो बसंत आपको पता है, बसंत में नए नए फूल खिलते हैं, चीजें सुंदर हो जाती हैं. तो अगलीनेस तो हो नहीं सकता. अगली मतलब खराब, सॉरी उल्टा लिखना है हमें. तो हम कौन सा वर्ड ढूंढ रहे हैं? अच्छा, मतलब ये कोई अच्छा वर्ड होगा, मुझे इसका उल्टा वर्ड लिखना है. तो सुंदर और अगली, पॉइंट 1. प्लेंटी होता है सब कुछ, सब चीज हरा भरा हो जाता है. ठीक है. स्केर्सिटी होती है, सब चीजों की कमी हो जाती है. तो प्लेंटी इज पूरा, स्केर्सिटी इज कम. ड्राइनेस, सूखा सूखा हो जाता है. एंड रफनेस, रफनेस इज जैसे जब तूफान वूफान और उस टाइप के वेदर चलेंगे, या जैसे सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है. तो बट यहाँ पे प्लेंटी मीन्स सब कुछ, इनफ. इनफ का उल्टा क्या होगा? स्केर्स, मतलब खाली. बिल्कुल. इसका आंसर बी होगा, बिकॉज स्केर्सिटी इज खाली. अब जितने लोगों ने एडवर्ब्स पढ़ा है, स्केर्सली एक वर्ड आता है, आप स्केर्सली से स्केर्सिटी को याद रख सकते हो. स्केर्सली इज ना के बराबर. ठीक है. मैं कभी कभी जाता हूँ, आई स्केर्सली गो देयर. तो स्केर्सली, स्केर्सिटी इज द सेम थिंग. स्केर्सिटी इज किसी चीज की कमी. तो वो एडवर्ब है और ये नाउन है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो हम एंटोनियम्स कर रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन, ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन. अब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कैसे लोग आते हैं? मेहनती. तो इंडस्ट्रियस इज अगेन सेकेंड टाइम आया है एनडीए में. इंडस्ट्रियस इज मेहनती. बिल्कुल मीगर सही वर्ड है राहुल. सो इंडस्ट्रियस इज मेहनती. अब मेहनती का उल्टा क्या होगा? मेहनती का उल्टा होगा जो आदमी काम नहीं करेगा. तो प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव तो वो होता है जिससे फायदा हो. एक्टिव वो होता है जो मेहनत करे. लेजी वो होता है जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता. तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? लेजी. और चौथा वर्ड क्या है? डिसलॉयल. डिसलॉयल इज जो लॉयल्टी का उल्टा होता है, मतलब बेईमान. सो ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन. इंडस्ट्रियस इज हार्ड वर्किंग. सो हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का उल्टा लेजी.
ठीक है, तो डिसलॉयल नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था अदर देन वोकैबुलरी, उसमें उसने आपको ये दो ऑप्शंस दिए थे, हार्ड वर्क और वर्क हार्ड। किसी को मीनिंग पता है तो मुझे आप मैसेज में बताना, अगले क्वेश्चन के बाद मैं इसको समझाता हूँ। हार्ड वर्क एंड वर्क हार्ड, ठीक है। हार्ड वर्क एंड वर्क हार्ड, इन दोनों में क्या मीनिंग होता है, डिफरेंस होता है? या लेजी, बिल्कुल राहुल। आगे चलते हैं। सो प्लांट्स ग्रो इन अबंडेंस हेयर। अबंडेंस का अगर मीनिंग पता है तो आप कर लोगे, नहीं तो ग्रो का मीनिंग तो सबको पता ही है, ग्रो इज उगना, उगने का उल्टा नहीं उगना। तो अब मैं कौन सा वर्ड ढूंढ रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सूरज। So hard work and work hard, right? So plants grow in abundance here. So grow का मीनिंग उगना, उगने का उल्टा अब हम ढूंढ रहे हैं क्या? ऑपोजिट इन मीनिंग, मतलब उसका उल्टा। तो उगने का उल्टा नहीं उगना, ठीक है। तो नहीं उगना, अब देखते हैं। मेरे को फॉर एग्जाम्पल मीनिंग नहीं पता, ठीक है। मुझे श्रिवल का मीनिंग नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। स्ट्रेच मतलब खींचना, उगना और खींचना ऑपोजिट नहीं हो सकता। इन लार्ज, बड़ा करना, लार्ज इज बड़ा करना, उगना और लार्ज करना ऑपोजिट नहीं हो सकता। स्प्रेड इज फैलाना, उगना और फैलाना ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो ये तीन आंसर्स नहीं है। तो अगर श्रिवल का मुझे मीनिंग नहीं भी पता, ठीक है, मुझे ग्रो का मीनिंग पता है, मुझे बाकी तीन ऑप्शंस का मीनिंग पता है, क्योंकि बाकी तीन ऐसे ऑप्शंस है जो आई थिंक कि हर किसी को पता होने चाहिए, ठीक है। स्प्रेड, स्ट्रेच, स्ट्रेचेबल जीन्स आती हैं, स्प्रेड इज फैलाना होता है, स्प्रेड योर विंग्स, राइट। सो क्योंकि ये तीन आंसर्स नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बना? श्रिवल। श्रिवल इज श्रिंक होना या बंद होना या नहीं उगना, ठीक है। तो अगर आपको आंसर का मीनिंग भी नहीं पता है और तीन जो बाकी ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग पता है, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है? अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना है, सोचते रहना है, एंड आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगेन जितने लोगों ने एडवर्ब पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा, शी रेयरली मतलब ना के बराबर। तो रेयरली, सेल्डम, बेयरली, हार्डली, नेवर, ये सब लगभग एक जैसे वर्ड्स होते हैं, सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ नॉट नहीं लगता, राइट। अभी बताते हैं, इस क्वेश्चन के बाद बात करते हैं उसकी। तो मैं ना के बराबर का उल्टा देख रहा हूँ, तो नेवर तो गलत हो गया, क्योंकि नेवर इज ऑल्सो नेगेटिव। सेल्डम भी गलत हो गया, सेल्डम इज ऑल्सो नेगेटिव। ऑलवेज होता है हमेशा, और रेयरली होता है ना के बराबर, नेवर से थोड़ा सा ज्यादा, और फ्रीक्वेंटली होता है अक्सर। तो अक्सर और हमेशा में से कौन सा आंसर होगा? कौन बताएगा? अक्सर या हमेशा? ठीक है, हमें एंटोनियम्स ढूंढना है। जो बच्चे बाद में आए हैं, आपको डिसाइड, आपको देखना है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, एंटोनियम्स ढूंढ रहे हैं, उल्टा ढूंढ रहे हैं, राइट। हम सिमिलर वर्ड नहीं ढूंढ रहे हैं। तो रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। तो नेवर और सेल्डम, इन दोनों का मतलब भी होता है ना या ना के बराबर, ये दोनों तो हो गए गलत। अब हम आते हैं, और हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा या अक्सर। तो हमारा आंसर होगा अक्सर। नेवर और ऑलवेज ये एंटोनियम्स हैं। रेयरली और फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली, ऐसा कोई भी वर्ड आता तो वो मेरा आंसर होता। शी रेयरली कम्स हेयर। इसके अलावा एक चीज आप लोग और ध्यान रख लीजिए कि सी नहीं होगा सूरज, डी होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ऑलवेज का मतलब कभी भी नहीं, और रेयरली का मतलब ना के बराबर, बहुत कम। तो बहुत कम में मतलब कभी कभी तो करते हो ना, तो इसलिए हमेशा नहीं होगा, आंसर होगा अक्सर। अब एक पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ नॉट नहीं आता। जैसे रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, तो आई रेयरली डोंट गो, तो ये डोंट गलत। तो जब भी नेगेटिव वर्ड आएगा, ये क्वेश्चंस आपको ग्रामर में बहुत ज्यादा मिलेंगे एनडीए में, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव वर्ड आता है उसके साथ नॉट नहीं होता है। तो आपको नेगेटिव वर्ड्स रट लेने हैं। नेगेटिव वर्ड्स रेयरली, सेल्डम, अनटिल, अनलेस, बेयरली, हार्डली, इन सब के साथ नॉट नहीं आएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे हैं मनीष? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। शी इज अ रादर क्रुकेड वुमन।
क्रिकेट होता है टेढ़ा मेढ़ा। वैसे अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रेट का ऑपोजिट होता है क्रिकेट। सो स्ट्रेट एंड क्रिकेट। तो स्ट्रेट इज सीधा एंड क्रिकेट इज टेढ़ा मेढ़ा। तो वो टेढ़ी मेढ़ी लेडी है। तो अब हमें देखना है। तो हम क्रिकेट टेढ़ा मेढ़ा, पोलाइट इज शांत, सीधा टेढ़ा मेढ़ा और शांत सेंस नहीं बन रहा, राइट। आगे मूव करते हैं। जेनरस, जेनरस इज अगेन, जेनरस का मतलब होता है बड़े दिल वाली, खुले दिल वाली, नहीं हो सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट क्रिकेट ऑपोजिट्स हैं, हो सकता है, ठीक है। हैप्पी नहीं हो सकता, तो ये तीन तो गलत हो गए। ना वो सैड की बात कर रही है, ना वो चालाक की बात कर रही है, वो बात कर रहा है क्रिकेट वुमेन। तो टेढ़ी मेढ़ी, तो टेढ़ी मेढ़ी का उल्टा क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल। टेंथ का ए नहीं मनीष, टेंथ का सी, ठीक है। तो क्रिकेट इज टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा का उल्टा सीधा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो होता है जो जो आदमी टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करता, घुमा फिरा के बातें नहीं करता, जैसा है जो है उसको एज इट इज बता देता है, राइट। सो ये हमको ध्यान रखना है। सो टेढ़ा मेढ़ा का उल्टा इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये 10 क्वेश्चन थे वोकैब के, राइट। कल वाला अगर आपने पेपर देखा होगा तो कल के जो 10 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इजी थे। आज के जो 10 क्वेश्चन है इसमें से एटलीस्ट दो तीन ऐसे हैं जो जिन्हें हम बिना वर्ड्स के कर सकते हैं, बाकियों को नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग कि जब भी 20 क्वेश्चन एनडीए में वोकैब के आते हैं, आपको 10 से 12 क्वेश्चन वो इजी देगा जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जिसका आपको मतलब पता होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके वो 12 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, प्लस दो तीन क्वेश्चंस आपके वो हो रहे हैं जहां पर कि आपको इजी वर्ड आ गया, जैसे आज एक ग्रो वर्ड आया था, ठीक है, एक एरोगेंस वर्ड आया था, तो आपके दो तीन क्वेश्चंस भी ऐसे ठीक हो रहे हैं, तो आपके 12 से 14 क्वेश्चंस ठीक होते हैं, विच इज अराउंड 48 टू 56 मार्क्स। अगर आप 40 से 48 नंबर वोकैबलरी में ला रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली टॉपर्स में चले जाओगे। बोलो राहुल, क्या डाउट, बोलो बोलो। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली टॉपर्स की तरफ चले जाते हो। और जब आप ऐसी चीजों में नंबर लाते हो जहाँ पे दूसरे लोगों के नंबर कम होते हैं, आपके सेलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वोकैबुलरी इज वन ऑफ दैट पार्ट। तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। जितने भी बच्चे अभी अभी देख रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने हर क्वेश्चन को जिसमें आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, आपने उसमें वर्ड को भूल जाना है। आपने बाकी शब्द पढ़ के देखना है कि यार उस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको आप फिल इन द ब्लैंक मान के चलो। तो उस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करो। उस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ठीक है। एग्जामिनर आपको एम्पल, राहुल हमारा उसमें जाएगा, जब डिटेल्स में जाएगा ना तो लिंक है मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई या कॉल बैक कर दूंगा, ठीक है। लिंक में आईडी है, वो टेलीग्राम भी है, वो भी है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये है ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? सी मैं इंग्लिश में सी आप टारगेट रखो, देखो बेसिक टारगेट है 400 नंबर, आप मान के चलो आपको लाना है टू बी ऑन अ सेफर साइड। अगर हम नॉन फ्लाइंग या नॉन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 400 नंबर में अगर आप इंग्लिश में, सी सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है अभी तक। अगर आप कोई भी चीज पढ़ेंगे तो दो सेक्शनल कट ऑफ की बात होती है, मैथ्स एंड गैट, ठीक है। तो आपको गैट ओवरऑल मार्क्स में कट ऑफ लानी होती है एज फार एज written rules are concerned, but a lot of people have told us, a lot of colonels have told us कि नहीं, इंग्लिश और गैट में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर उस तरह से मान के चल रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चलो कि 60 नंबर या 15 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं आपको इंग्लिश में, मिनिमम है ये। लेकिन अगर आप इंग्लिश में 30-35 क्वेश्चन करते हैं, 30 क्वेश्चन तक आप आते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको क्या होगा जब आप 30 क्वेश्चन तक भी करते हैं तो आपके 120 नंबर आते हैं। गैट और इंग्लिश में फायदा क्या है, हर क्वेश्चन के 4 नंबर है, वेर मैथ्स में हर क्वेश्चन के 2.5 नंबर है। तो अगर आप गैट में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर देते हैं और कोई मैथ्स में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहा है तो आप उससे 15 नंबर आगे निकल गए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए अगर आपने इंग्लिश में फोकस किया हुआ है, फिजिक्स में फोकस किया हुआ है और आपकी मैथ्स डिसेंट है, बहुत अच्छी नहीं भी है, एवरेजिश है, आप 50 क्वेश्चन तक कर पा रहे हो, तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाते हो।
आपको फिर वो मैथ्स को 50 की जगह 60 पे ले जाने की मेहनत नहीं करनी है। आप कोशिश करो कि आप गैट और इंग्लिश को 70 पे ले जाओ 60 से। तो अगर आप 70 पे इसको लेके जाते हो तो 280 नंबर तो आप यहीं से ले आओगे। ठीक है, और आपके उसमें 125 नंबर आएंगे, आप 400 से ऊपर पहुंच जाओगे। सो गैट ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ नंबर का फर्क है मैथ्स और इंग्लिश में। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके इधर एक्स्ट्रा होंगे उतने आपको वहां पे लीड मिलता जाएगा। अच्छा राहुल, अभी मैं बताता हूँ, आप अपना नंबर दे दो राहुल, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जस्ट टाइप योर नंबर हियर एंड आई विल व्हाट्सएप यू, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज कॉल्ड ईडियम्स। अब ईडियम्स में क्या होता है? ईडियम्स होते हैं मुहावरे। ठीक है, तो जब हम मुहावरों की बात करेंगे तो जैसा लिखा हुआ है वैसा आंसर नहीं होगा। आजकल यूपीएससी को एक उन्होंने हमारे लिए क्वेश्चन ये इजी बना दिया है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो अगर 10 ईडियम्स आए हैं तो 6-7 में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एज इट इज बोल रहा होगा, सेम मीनिंग यूज कर रहा होगा, तो वो तो हमने गलत कर देना है। क्योंकि मुहावरों का मतलब ही क्या है कि बोला कुछ और गया है, लिखा कुछ और गया है। तो जब आप बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है, तो वहीं पे हमारे को ये बात समझ में आ जाएगी कि एज इट इज मीनिंग तो होगा नहीं। तो अब पहला मुहावरा करते हैं। अ टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी इज उतार चढ़ाव। ठीक है, मतलब एकदम से कोई चीज, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई आ गया है, कभी कोई आ गया, दैट इज टॉपसी टर्वी। रेस वगैरह के लिए बोला जाता है इट इज अ टॉपसी टर्वी रेस। टॉपसी टर्वी रेस मतलब अभी ये जीतने, ऐसा लग रहा है ये जीतेगा, एकदम से दूसरा आगे निकल गया, फिर वापस वो आगे निकल गया, तो कौन सी रेस होगी? वो टॉपसी टर्वी रेस होगी, राइट? सब ऑप्शंस पे आते हैं। टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, बिल्कुल अभी कोई जीत रहा है, एकदम से वो हारने लगा, कंप्लीटली चेंज। टॉपसी टर्वीज एकदम से उतार चढ़ाव वाली। टू कंप्लीटली इवेल्युएट, नहीं, इवेल्युएट का मतलब होता है उसको आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो कि कैसा है वो। टू एंजॉय योर सेल्फ, नहीं। टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ, एग्जॉस्ट एक ऐसा वर्ड है जो अगेन बहुत आता है। एग्जॉस्ट का मीनिंग होता है टायर्ड। ठीक है, आपको वोकैब में भी बहुत मिलेगा। ठीक है, आप नंबर दे दो राहुल, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, इवनिंग में जस्ट सेंड मी योर नंबर हेयर। सो एग्जॉस्ट इज टायर्ड। तो जब हम टायर्ड होने की बात करते हैं तो उसको हम एग्जॉस्ट बोलते हैं। एग्जॉस्ट फैन आप लोगों ने देखे होंगे। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है? कमरे की हवा बाहर फेंकता है। तो एग्जॉस्ट मतलब मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, ड्रेन हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। तो अब आते हैं टॉपसी टर्वी। तो मेरे को क्या आंसर मिला? ए मिला, टू कंप्लीटली चेंज। ठीक है, तो टॉपसी टर्वी का मीनिंग क्या हो गया? ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो सिचुएशन एकदम से बदल जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आ कैरोलाइन कॉल। अब ये जो है ये हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत छोटा ईडीएम है और इसमें मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है, राइट? तो अब इसमें कॉल मतलब, अब बस मैं एक चीज कर सकता हूँ कि कॉल कॉल, उसको तो मैं गलत कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा देखना पड़ेगा। इंटिमिडेटिंग वॉइस, इंटिमिडेटिंग मतलब जो अगेन जिससे आप डर जाते हो, जैसे हम लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन की वॉइस बहुत इंटिमिडेटिंग है। आप सोचो कि अमिताभ बच्चन आपको डांट रहा है, तो उसकी आवाज में अगर कोई डांटेगा तो एकदम से डर लगेगा ना। जो जो टीचर्स जिनकी आवाज बहुत हैवी होती है, जब वो डांटते हैं। ठीक है पुष्पेंद्र, आपके डाउट्स बता दो। पुष्पेंद्र, हमारी अभी 2 क्लासेस हो रही है, मैथ्स और इंग्लिश की यहाँ पे। प्लस हमारे चैनल पे अगर आप जाओगे तो हम दिन भर में 5 क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, हम एक मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, एक इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, 2 जीएस की क्लासेस चल रही हैं। तो आप अजय डिफेंस एकेडमी को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी मैराथन 4 से 5 घंटे की। बाकी आपके जो डाउट्स है आप मुझे बता दो, उसके हिसाब से हम क्लास भी बना लेंगे, राइट पुष्पेंद्र? मनीष, आप लोग के डाउट्स इकट्ठे होने के बाद हम लोग मैराथन लेंगे। तो आप लोग पहले अभी, इसीलिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोगों के जैसे जैसे डाउट्स आते रहेंगे अकॉर्डिंगली हम मैराथन प्लान करेंगे। तो बहुत जल्दी करेंगे हम लोग मैराथन प्लान, राइट? ओके, सो द कैरोलिन कॉल, अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक रिक्वेस्ट, अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट जिसको आप मना नहीं कर सकते, जिसको आप सोचने के लिए
बाध्य होते हो, कंपल्शन होता है कि नहीं यार इसको तो सोचना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। ठीक है। फायर इन द बेली, ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है, अ, ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप आराम से गैस कर सकते हो। बेली इज पेट, फायर इज आग। पेट में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है मतलब जलन हो रही है, पेट में आग लगी हुई है मतलब आप कुछ चाहते हो। तो फायर इन द बेली क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा, जैसे तुम लोग हो, अब तुम लोग 10-10 12-12 घंटे अगर पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि तुमको वो चीज चाहिए, तुमको अपना पेपर निकालना है, तो क्यों नहीं, तो तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर एक फायर है, तुम्हारे अंदर एक आग जल रही है। ठीक है। तो जब तुम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखते हो, जब तुम अब कुछ पाने की इच्छा होती है इतनी ज्यादा, तो उसको बोला जाता है फायर इन द बेली। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, फियर एंड हेट्रेड नहीं, फायर एंड बेली एक बहुत अच्छा शब्द है, राइट। तो फियर एंड हेट्रेड नहीं हो सकता। पावरफुल एम्बिशन, पावरफुल एम्बिशन डेफिनेटली हो सकता है, कुछ पाने की इच्छा। लव एंड डेडिकेशन नहीं, आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ कहीं पहुंचना चाहते हो। लेथार्जी का मतलब होता है लेजी, तो लेजी तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या है, पावरफुल एम्बिशन। बिल्कुल राहुल, इसका आंसर बी है। आपने नंबर नहीं भेजा मेरे को, ठीक है, कैसे कॉल करूंगा मैं, तो आप नंबर तो भेजो। सो दिस इज कॉल्ड फायर इन द बेली। आपको कुछ पाने की इच्छा है, पाने की आग है आपके अंदर, दैट इज कॉल्ड फायर इन द बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ हंकी डोरी सिचुएशन। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लोग याद करेंगे, हंकी डोरी को। हंकी डोरी इज, क्यों याद करेंगे, क्योंकि ये एक बार सीडीएस में आ गया, एंड दिस इज वन ईडियम जो रिपीट हो सकता है, क्योंकि आप रीसेंट पेपर्स देखेंगे तो आपको ऐसे ईडियम्स मिलेंगे जो यूजुअली बुक्स में नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि यूपीएससी कहता है इट इज जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश मतलब बोलचाल वाली भाषा। तो आपको ऐसे ईडियम्स देता है जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में मिलेंगे, राइट। वो ऐसे ऐसे फ्रेजेस दे रहा है जो कि स्पोकन इंग्लिश में होते हैं। तो इसलिए हंकी डोरी इज वन जो आप सब लोगों को याद करना ही करना है। यहीं पे टाइप कर दो राहुल, ठीक है। सो हंकी डोरी सिचुएशन, हंकी डोरी सिचुएशन क्या हो गया, जब आप किसी चीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब बढ़िया चल रहा होता है, ठीक है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। तो जब भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, टेंशन फ्री चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं हंकी डोरी। सो एवरीथिंग इज गुड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, दैट इज हंकी डोरी। तो बाकी सब गलत है, बिकॉज यहाँ पे सीरियस इश्यूज की बात हो रही है, जबकि हम बात करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देर इज वॉर एंड ब्लडशेड ऑल ओवर, नहीं हंकी डोरी नहीं होता वो। एंड देर इज नो वर्क ओनली इंजॉयमेंट, नहीं, तो हंकी डोरी सब बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट इज ठीक है राहुल। नेक्स्ट, गिव somebody a leg up, गिव somebody a leg up, किसी को आप टांग उठा के दे रहे हो, ठीक है। तो लेग अप मतलब जब मैं अपनी टांग ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाला यहाँ है तो मैं उसको पुश कर रहा हूँ, उसको हेल्प कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ ऊपर। मान लो आपको ऊपर से पंखा बदलना है, राइट, और आप ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ऐसे हाथ देते पुश करते हैं ना। तो लेग अप का क्या मतलब होता है, मैं आपको पुश कर रहा हूँ, मैं आपको मदद कर रहा हूँ वहां तक पहुंचने में। सो लेग अप, गिव समबडी अ लेग अप इज टू हेल्प समबडी, ठीक है। तो पुल समवन डाउन नहीं, अब सी, लेग अप और पुल समवन डाउन, ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गई दो चीजें। लेग अप आप ऊपर भेज रहे हो, डाउन इज नीचे, तो उल्टा तो हो ही नहीं सकता, ईडियम पूछा है, एंटोनियम नहीं पूछा है, राइट। ठीक है राहुल। तो 15 का आंसर बताओ यार मनीष। ठीक है, तो डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, बिट्रे का मतलब होता है अगेन धोखा देना, तो गद्दारी करना, गलत। टू हेल्प समवन फॉर देयर लाइवलीहुड, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। तो टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, नॉट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी। पुश आप मतलब आप कहीं पहुंचना चाहते हो, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, मैंने थोड़ा सा धक्का दिया, मैंने आपको एक लेग अप दिया, आप पुश हुए, आप वहां पहुंच गए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, मनीष सी नहीं डी होगा। और ये इस वजह से बदला है, हाँ, लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी, और सक्सेसफुल, ठीक है, तो पुशअप कर रहा हूँ तो मैं आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर रहा हूँ, आप जहाँ पहुंचना चाहते हो मैं आपको वहां पहुंचा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप घर बैठे और मैं आपको
राशन ला के दे रहा हूँ या आपका खर्चा पानी चला रहा हूँ। लाइवलीहुड हो गया खर्चा चलाना, जिंदगी, वो जीवन यापन हम जिसको बोलते हैं, एंड सक्सेसफुल आप सबको पता होगा। सो इसका आंसर इज डी, राइट। सो ये हो गए हमारे 5 ईडियम्स, 5 हमने कल किए थे। ठीक है, इस वाले पेपर में 10 ईडियम्स आए थे, 10 एक्टिव सिनोनियम्स आए थे, 10 एंटोनियम्स आए थे, तो 30 वर्ड्स, 30 क्वेश्चन वो आपके थे। इन 30 में से अराउंड 17-18 वर्ड्स ऐसे हैं या ईडियम्स या एंटोनियम सिनोनिम्स जो कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार की कट ऑफ अच्छी खासी गई है, इस बार की कट ऑफ नीचे नहीं गई। जब भी वोकैबलरी आसान आएगी आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो इसलिए जितने लोग वोकैबलरी से डरते हैं उनको ध्यान रखना है कि वोकैबलरी से डरना नहीं है, वोकैबलरी आपको सॉल्व करनी ही करनी है। ठीक है, एंड अगर वोकैबलरी आप सॉल्व करने की आदत डाल लेते हो, उसको फिल इन द ब्लैंक बनाओ, गेस वर्क रखो, बाकी शब्दों से पढ़ो, तो ऑटोमेटिकली आपके 10-12 क्वेश्चन आएंगे। आप भी, और 10 क्वेश्चन का मतलब है 40 नंबर। तो जो 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप छोड़ते क्योंकि आपको वर्ड नहीं पता था, वो आप गेस कर पाए, उसमें से आपने 9 भी सही कर लिए तो भी 36 नंबर आ गए। तो आप ऑटोमेटिकली देखिए कितना बड़ा कवर कर लिया आपने गैप, राइट। इसलिए वोकैबलरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है, हमें देखना होता है कि कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस गलत है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में कुछ कुछ लिखा होता है, अगर गलती है तो आप उसको करिए, अगर तीनों पार्ट सही हैं तो आप चौथे पार्ट पे आ जाते हैं विच सेज नो एरर, कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्या हुआ राहुल? तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। दिस इज स्पॉटिंग एरर्स। ही बिगैन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर। ठीक है, पॉइंटिंग आउट मैंने आपको बोला फ्रेजल वर्ब्स, पॉइंटिंग ओवर नहीं होता, पॉइंटिंग आउट होता है। पॉइंटिंग आउट इज आप दिखा रहे हो यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसको बोला जाता है पॉइंट आउट करना, पॉइंट ओवर करना नहीं बोला जाता उसको। ठीक है, तो पॉइंटिंग आउट दैट मेन एंड women, अब men एंड women में तो कोई गलती है नहीं, had different biological functions, उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस डिफरेंट थे। ठीक है, अब ये पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे began आया, had आया। ठीक है, तो यहाँ पे वो गलती क्या हो गई, पॉइंटेड ओवर। पॉइंटिंग ओवर नहीं होता, नहीं राहुल, ए है। सी कट ऑफ आपकी जो बेसिक कट ऑफ जाएगी, आप 15% बिल्कुल पॉइंट आउट होगा। मनीष आप 15% कट ऑफ मान के चलो हर पेपर में, राइट। सो अगर सॉरी 50 में से 30% कट ऑफ मान के चलो, 25% जाती है कट ऑफ। तो मैथ्स के 120 क्वेश्चन आते हैं, 36 क्वेश्चन आपको मिनिमम मान के चलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 30, 32, 36, 36 आप अपना कट ऑफ रखो, 30% कट ऑफ रखो, क्योंकि यूजुअली 25% जाती है। अगर कभी पेपर इजी आ गया तो इसको बढ़ाना दें वो, तो इसलिए आप 30% मिनिमम मान के चलो। तो गैट के, अगर आप पूरा गैट मान के चल रहे हो तो 150 का 30% होता है 45। अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो इंग्लिश में 15, गैट में 30 और मैथ्स में 36। ये आपका बेसिक सेक्शनल कट ऑफ हो गया, 15, 30 और 36। 15, 30 और 36 की जब आप बात करते हो तो आपके नंबर आते हैं लगभग लगभग, अगर आपने इंग्लिश में 15 क्वेश्चन ठीक किए तो 60 नंबर, आपने जीएस में 30 क्वेश्चन ठीक किए तो 120 नंबर, और मैथ्स में अगर आपने 36 क्वेश्चन ठीक किए तो 72 एंड 18, अराउंड 90 मार्क्स। तो ये आपका टोटल हो जाता है अराउंड अराउंड 270 मार्क्स। तो 270 के बाद आपको 130 नंबर आपका टारगेट और होना है। ये 130 नंबर आप कैसे लाते हो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप 30 क्वेश्चन इंग्लिश और जीएस में ठीक कर देते हो तो आपके 130 नंबर आ जाते हैं। अगर आप ये मैथ से ठीक करना चाहते हो तो आपको अराउंड 60 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। तो अब ये 130 नंबर कैसे लाओगे, ये आपका डिसीजन होगा मनीष। ठीक है, तो बेसिक आप 30% कट ऑफ मान के चलो, 30% कट ऑफ से आपके 270 नंबर आ गए। अब 270 नंबर से आप पास नहीं हो रहे। हम बच्चे कहते हैं कि सर मैथ्स में कट ऑफ नहीं आई तो जी गैट का पेपर चेक नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारे पेपर चेक होंगे, चाहे आपकी कट ऑफ आए चाहे आपकी कट ऑफ ना आए। 1.5 साल बाद आपको स्कोर भी मिलेगा। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो हर बच्चे की मार्कशीट 10-15 दिन के लिए यूपीएससी पे अपलोड की जाती है, जहाँ पे आप अपने नंबर देख सकते हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे। ठीक है, तो चाहे आपकी मैथ्स की कट ऑफ आ रखी है, नहीं आ रखी है, गैट की आ रखी है, नहीं आ रखी है, आप सारा पेपर डाउनलोड, मतलब अपने मार्क्स आप देख सकते हैं। बट थोड़ा सा लेट आते हैं, फाइनल सिलेक्शन के बाद आते हैं।
क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद फाइनल मेरिट बनती है, तब आपको आपका स्कोर कार्ड मिलेगा और आपको पता चल सकता है, राइट। सो सब पेपर्स चेक होंगे। दिस इज द बेसिक कट ऑफ, दिस इज इंग्लिश, दिस इज गैट एंड दिस इज मैथ्स। 270 नंबर तो आपके ऐसे आएंगे। अब 270 पे अगर कट ऑफ गई तो ठीक है, 270 से ऊपर गई तो बाकी नंबर कैसे लाने हैं वो आपको देखना है। 2 बार से 355 के करीब कट ऑफ जा रही है, उससे पहले 330-40 रहती थी। तो आप 400 को सेफ साइड मान के चलो कि 400 नंबर आते हैं तो आपको कॉल आएगी, 400 नंबर नहीं आते हैं तो कॉल नहीं आएगी, या इस लॉजिक से चलोगे तो आपका पेपर निकल जाएगा, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ये जो हमारा है क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये कंजंक्शंस का क्वेश्चन है। कंजंक्शंस में क्या होता है कि हमारे को पेयर वाले कंजंक्शंस आते हैं, राइट। तो दो, दो के साथ हमेशा क्या लगता है, या तो केवल कॉमा लगता है या येट लगता है, ठीक है। तो पेयर्स वाले कंजंक्शंस होते हैं, 10 या 11 पेयर्स होती हैं। बिल्कुल, दोनों पेपर चेक होंगे मनीष। 390 पे तो कॉल आ जाता है राहुल आजकल। 360, 355, 360 कट ऑफ गई होगी। नहीं नहीं, दोनों चेक होते हैं मनीष। आपको 1.5 साल बाद जो स्कोर कार्ड मिलेगा ना, वो आपको मैथ्स और गैट दोनों का मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में कट ऑफ नहीं आई तो गैट चेक नहीं होगा, क्योंकि जो कट ऑफ आता है 1.5 साल बाद, जो स्कोर आता है वो सब दोनों का आता है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा स्कोर कार्ड मिलता है, ठीक है। प्लस आप इसको उल्टा भी देख सकते हो, गैट में कट ऑफ नहीं आएगी तो मैथ्स चेक नहीं होगा, मैथ्स में कट ऑफ नहीं आएगी तो गेट चेक नहीं होगा। तो ये तो आपको मेजर रखना ही है कि आपको 36 क्वेश्चन मैथ्स में करने हैं, ठीक है। 15 आप इंग्लिश मान लो और 30 आप गैट मान लो, तो 36, 15 और 30 तो आपका बेसिक हो गया। इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको बचे हुए 130 के नंबर कैसे लाने हैं वो आपकी प्रेपरेशन पे डिपेंड करेगा कि आपने मैथ्स में ज़्यादा तैयारी करी हुई है, इंग्लिश में करी हुई है कि गैट में करी हुई है। अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करेंगे या उसको करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, आप सब लोगों को अगेन, जितने भी लोग हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इसको आप याद याद कर सकते हैं। आपको कंजंक्शंस इन पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो कंजंक्शंस इन पेयर्स जो होंगे उनको आप याद करोगे तो उन कंजंक्शंस के साथ वही पेयर आएगी। इसमें मुझे दो रूल्स याद रखने होते हैं। तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे येट आना था, राइट। तो जब हम कंजंक्शंस की बात करेंगे, तो जब आप कंजंक्शंस की बात करते हो तो होता क्या है कि दो तीन चीजें मुझको ध्यान रखनी है। पहली चीज है कंजंक्शंस इन पेयर्स। तो कुछ कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर्स में होते हैं, आप उसको रटोगे, उसको याद करोगे, ठीक है। 10-12 कंजंक्शंस होते हैं, अगर वो पेयर गलत है तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, दो के साथ हमेशा क्या लगता है, दो के साथ हमेशा क्या लगता है, या तो कॉमा लगता है या येट लगता है। सो के साथ क्या लगता है, दैट लगता है या एज लगता है, ठीक है। तो ये कंजंक्शंस आपको दिए हुए होते हैं, हर जगह दिए होंगे। आप कंजंक्शंस इन पेयर्स लिखना, आपको गूगल पे भी लिस्ट मिल जाएगी अगर आपने कोई बुक नहीं ली हुई है। तो 10-12 कंजंक्शंस आपको याद करने ही करने हैं, उससे सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर कंजंक्शन पेयर में नहीं है तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप दो कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनडीए में, यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी बहुत ज्यादा आपका फोकस करते हैं स्पोकन इंग्लिश पे, और जो आप हिंदी में बोलते हो उसको वो बहुत ज्यादा ट्रांसलेट करते हैं जो कि इंग्लिश में गलत हो, ठीक है। मैं हिंदी में कोई सेंटेंस बोलता हूँ जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा एज इट इज तो वो इंग्लिश में गलत हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस यूपीएससी में काफी आते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या रूल है कि अगर कंजंक्शंस पेयर में नहीं है तो आप दो सेंटेंसेस के लिए केवल एक कंजंक्शन यूज करेंगे। कहने का क्या मतलब है, अगर पेयर में नहीं है तो एक कंजंक्शन यूज होगा दो सेंटेंस के लिए, और दो कंजंक्शन यूज होंगे तीन सेंटेंस के लिए। अगर आपने दो सेंटेंस के लिए दो कंजंक्शन यूज कर दिए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि एक मैं बहुत बेसिक सा हिंदी का सेंटेंस बोलता हूँ। जैसे मैंने बोला जैसे कि, जैसे कि, जैसे भी कंजंक्शन है और की भी कंजंक्शन है, दो सेंटेंस हो गए। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये दो कंजंक्शंस पेयर में नहीं है, ठीक है। जैसे when
हाँ राहुल, इसमें गलती बताओ। व्हेन आई टोल्ड हिम देन ही केम। व्हेन आई टोल्ड हिम देन ही केम, क्या गलत है? हाँ राहुल, आजकल तो वो बोल देते हैं जब आपका जीडी होता है ना, एसएसबी, तो बोल देते हैं कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इज इंग्लिश, एंड अगर आप कहीं अटको तो हिंदी बोलो, और हिंदी बोलते ही जितनी जल्दी हो सके वापस इंग्लिश पे आ जाओ। ठीक है, दिस इज व्हाट इज सेड इन द जीडीज एज वेल। ठीक है, बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तो आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश आपको सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो व्हेन आई टोल्ड हिम देन ही केम, क्या गलती है इसमें? व्हेन भी कंजंक्शन है और देन भी कंजंक्शन है, राइट। सो हमने क्या बोला था, जब तक कंजंक्शन पेयर्स में नहीं होंगे तब तक एक ही कंजंक्शन आएगा, तो इसलिए ये कंजंक्शन गलत हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जब मैंने, क्योंकि मैंने उसे बोला इसलिए वो आया, बिकॉज आई टोल्ड हिम दैट्स वाई ही केम, तो उसमें दैट्स वाई गलत हो जाएगा, बिकॉज वो कंजंक्शन जो है पेयर में नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंजंक्शंस इन पेयर्स आप याद करो। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी अगर उस सेंटेंस में उसने दो कंजंक्शन लिखे हैं तो एक तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि कंजंक्शन का बेसिक रूल है, अगर कंजंक्शन पेयर्स में नहीं है तो दो कंजंक्शन तीन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, दो कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ सकते, राइट। सो दो ही इज पुअर, बट की जगह क्या आएगा? येट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। माई मदर हैज बीन डूइंग, अब ये हैज बीन डूइंग जो है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है राहुल, ठीक कह रहे हो आप। ठीक है, तो जब भी कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा कि कितने टाइम से आप लोग वो काम कर रहे हो, राइट। अब जब उसमें टाइम नहीं लगा तो माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। अब इसमें हमारी गलती क्या हो गई? हमारी गलती हो गई बी, क्योंकि मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा माई मदर इज डूइंग। अगर यहाँ पे टाइम लिखा होता तो मैं बोल देता हैज बीन डूइंग, टाइम नहीं लिखा है तो आप बोलोगे इज डूइंग। ठीक है, सो हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपके टेंसेस के क्वेश्चन में टाइम गिवन है तो टाइम ठीक होगा, टाइम के हिसाब से टेंस गलत होगा। ठीक है, तो ही इज स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। कंटिन्यूअस टेंसेस में फॉर और सिंस वाला टाइम नहीं आता, तो आप इस को गलत करके आओगे। और सेम उल्टा जो इन्होंने लिखा, मैं मदर हैज बीन डूइंग, तो हैज बीन डूइंग अगर लिख दिया तो आपको आगे टाइम लिखना पड़ेगा, कितने टाइम से वो ध्यान रख रही हैं। फॉर 10 years, सिंस 2020, सिंस, थैंक यू मनीष, सिंस 2025। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप टाइम देते हो तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन ये सब आएंगे, टाइम नहीं देते हो तो इज, एम, आर, वॉज, वर आएंगे। ठीक है, तो ये देखते ही मुझे गलती पता चल गई, हैज बीन डूइंग है, टाइम होना चाहिए, टाइम नहीं है, मैंने हैज बीन को गलत कर दिया। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन लर्निंग टू डाइव, जब आप डाइव करना सीख रहे हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जीरेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जीरेंस क्या होते हैं? जीरेंस होते हैं जब मैं वर्ब को नाउन की तरह यूज करता हूँ। लर्न स्पीकिंग एंड लर्न टू स्पीक। तो लर्न स्पीकिंग का मतलब है बोलना सीखो। हाँ, टाइम टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लर्न स्पीकिंग का मतलब है बोलना सीखो, एंड लर्न टू स्पीक का मतलब है बोलना सीखो, तो हिंदी दोनों सेम है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लर्न स्पीकिंग में क्या हो गया, ये मैं उस आदमी के लिए बोलता हूँ जिसको बोलना आता ही नहीं है। जैसे मुझे हिंदी बोलनी आती है और मैं इंग्लिश बोलनी सीख रहा हूँ, तो मैं ऐसा कुछ बोलूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बोलना ही नहीं आता है, तो जैसे एक 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, हम उसके घर जाते हैं, पूछते हैं ना बोलना आ गया क्या, बोल लेता है क्या, चल लेता है क्या, तो हम जानना चाहते हैं कि अभी से बोलना आया कि नहीं आया। नहीं, अभी बोलना सीख रहा है, इज लर्निंग स्पीकिंग या हाउ टू स्पीक। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न टू डाइव नहीं आएगा क्योंकि वो पहली बार सीख रहा है, या तो यहाँ पे लर्निंग डाइविंग आएगा,
या आएगा हाउ टू डाइव। जब आप सीख रहे होते हो कि डाइव कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया, क्योंकि आप हाउ टू डाइव या डाइविंग लिखोगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। ठीक है, तो लर्न स्पीकिंग का मतलब हो गया आपको बोलना ही नहीं आता, आप पहली बार सीख रहे हो। लर्न टू स्पीक का मतलब हो गया आपको बोलना तो आता है, लेकिन आपको कोई एक भाषा बोलनी आती है, दूसरी भाषा बोलनी नहीं आती। सो इसलिए व्हेन आई से लर्न टू डाइव, दैट ऑलरेडी मीन्स कि आपको डाइविंग एक तरीके की आती है, दूसरे तरीके की सीख रहे हो। जबकि यहाँ पे साफ साफ वो बता रहा है कि आप पहली बार डाइविंग सीख रहे हैं, तो इसलिए टू डाइव यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी है। क्या अपॉर्चुनिटी है अमेरिका में पढ़ने की? टू स्टडी, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका के साथ इन ही आता है, अगले साल फ्यूचर की बात हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है, आपके यहाँ आ गया होगा। सी, अब हैव का क्या मतलब होता है? हैव होता है जो चीज रिक्वायर्ड होती है, जो चीज आप आगे उसने क्या लिखा है, नाउन लिखा है। तो दिस मीन्स आपके पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल अगर आप अगले साल पढ़ने जा रहे हो तो आपके पास अभी तो अपॉर्चुनिटी होगी, तो अभी अपॉर्चुनिटी होगी, हैव बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो गया नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि टेंस की गलती यहाँ पे नहीं आ पा रही है। ठीक है, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, नो प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। आप पे है और आप पे होगी इज वन ऑफ द सेम थिंग। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगले साल जा रहे होगे तो अगले साल ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको इस साल भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती। सो ये इस तरीके से आते हैं आपके स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स अगेन एक हमारा टिपिकल या इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप 10 में से 5 6 7 सॉल्व कर रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द यूनाइटेड नेशंस हैड डैश, ठीक है, 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, उसने बोला है कि अब आप क्या करते हो, योगा डे के लिए क्या किया था, रूल किया था, डिक्लेयर किया था, क्या किया था? 4 जुलाई इज द योगा डे, तो यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 4 जुलाई एज द योगा डे। सो साफ साफ ऑर्डर तो आप कर नहीं सकते कि भाई प्लांट हेल्थ डे है, आप क्या बोलते हो, आप अनाउंसमेंट करते हो। अनाउंसमेंट के से रिलेटेड कौन सा वर्ड है यहाँ पे? अनाउंसमेंट से रिलेटेड केवल एक वर्ड है, डिक्लेयर्ड। सो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, हाँ, टू स्टडी की जगह हाउ टू स्टडी होता है वहां पे ना। ठीक है राहुल, टू स्टडीज जब सो नहीं, वो टू स्टडी वो नो एरर था, टू स्टडी बिल्कुल ठीक था राहुल, उस वाले क्वेश्चन में सॉरी, वो नो एरर था। तो यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माय ब्रदर इज डैश पंक्चुअल बट ही इज लेट टुडे। आपका भाई जो है वो नॉर्मली पंक्चुअल है मगर आज लेट है। तो पंक्चुअल इज एडजेक्टिव, अब आपको एडवर्ब चाहिए, राइट। तो अब अगेन दो तीन वर्ड्स हैं, बहुत इजी है। नॉर्मली अक्सर टाइम पे आता है, यूजुअली, नॉर्मली, ठीक है। तो नॉर्मली हो सकता है, प्राइमरीली इज बेसिक, इन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। मतलब आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइमरीली मैं मैथ्स पढ़ने आता हूँ, ठीक है। प्राइमरीली मैं बिल्कुल डिक्लेयर था उसका आंसर, प्राइमरीली बिल्कुल मनीष। तो प्राइमरीली मैं यहाँ पे इंग्लिश सीखने आता हूँ, मतलब मुझे बाकी सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेसिक मोटिव क्या है ये है। तो वो बेसिक मोटिव पंक्चुअल होना नहीं है, वो अक्सर हमेशा लगभग हमेशा पंक्चुअल होता है। आज ही लेट हुआ है या लेकिन आज लेट हो गया, तो इसलिए मेरा आंसर क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन था, नॉर्मली। मेरा भाई अक्सर बिल्कुल राहुल, इसका आंसर सी है, नॉर्मली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माय सन इज वेरी डैश, ही ट्रस्ट एवरीवन। तो आपका भाई जो है, आपका बेटा जो है वो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है, तो बहुत क्या है, भोला है। आई एम लुकिंग फॉर अ वर्ड दैट इज बहुत ही भोला है, राइट। तो क्रेडिबल उल्टा हो गया, क्रेडिबल इज आपकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई जैसे मुकेश अंबानी कहेगा कि हम एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो लोग उसके शेयर्स खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी इम्पोर्टेंट, मतलब लोग उसको मानते हैं कि हाँ भाई ये पैसे वाला है, या ये धोखा नहीं देगा, या रतन टाटा की क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। ठीक है, तो क्रेडिबल उल्टा हो गया, मतलब अगर आपका बेटा ऐसा होता कि सब उसकी बात मानते तो क्रेडिबल आता, अभी हम उल्टा बोल रहे हैं।
सेंसिबल नहीं है, क्योंकि सेंसिबल होता तो हर एक की बात मानता नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, गलेबल। गलीबल इज भोला भाला, ठीक है, जिसको आप बहुत आराम से, नाइव इसका एक और वर्ड होता है। नाइव एंड गलेबल, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है दोनों में। नाइव इज अगेन भोला भाला, जिसको दुनियादारी की समझ नहीं होती। गलेबल इज ऑल्सो द सेम थिंग, जिसको दुनियादारी की समझ नहीं होती। राइट, सेंसिबल होगा राहुल तो फिर वो क्यों दूसरों पे ट्रस्ट करेगा? हर किसी पे ट्रस्ट करेगा तो सेंसिबल तो नहीं है ना। कुछ लोगों पे ट्रस्ट करेगा तो ही तो सेंसिबल होगा, जब वो डिसाइड कर पाएगा कि किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे ट्रस्ट नहीं करना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ डैश बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो महात्मा गांधी जो थे ह्यूमैनिटी के, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, मानवता के लवर थे। एंड अ डैश, बहुत ज्यादा कट्टर, ठीक है, कट्टरता से बिलीव करते थे गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो चेयरफुल इज खुश। हम ढूंढ रहे हैं एक वर्ड जो कि, हाँ, नाइव इज ऑनेस्टी, या तो हम ढूंढ रहे हैं ऐसा वर्ड जो कि कट्टर की तरफ जाए। तो चेयरफुल नहीं हो सकता। पावरफुल बिलीवर तो कुछ वर्ड ही नहीं बैठेगा। होपफुल इज सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं। तो स्टॉन्च, स्टॉन्च इज बिल्कुल आप मान के चल रहे हो, जैसे जो हम बोलते हैं ना कि जैसे बहुत ही, मतलब ऑर्थोडॉक्स तो नहीं बोलेंगे स्टॉन्च को, बट हाँ, आप बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को बिलीव करते हो, दैट इज यूर स्टॉन्च बिलीवर इन समथिंग। ठीक है, आप किसी भगवान को मानते हो तो यू आर स्टॉन्च बिलीवर। आप आजकल आप देख रहे होंगे जैसे कई बार लड़ाइयाँ होती रहती हैं ऑन सोशल मीडिया अबाउट समथिंग, बिकॉज पीपल आर स्टॉन्च बिलीवर ऑफ समथिंग। वो अपनी चीज को अच्छा मानते हैं और सोचते हैं बाकी सब बुरा है। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर स्टॉन्च बिलीवर्स। वो फिर एक लेवल ऊपर चला जाएगा तो मैं रेडिकल वर्ड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, रिलीजन के लिए मैं मे बी एट टाइम्स ऑर्थोडॉक्स वर्ड यूज कर सकता हूँ। तो स्टॉन्च उसी कैटेगरी में आता है, जब आप बहुत तन मन धन से किसी एक चीज को बिलीव करते हो कि ऐसा तो होता ही है, या ऐसा तो होगा ही, या यही बेस्ट है, देन यू आर अ स्टॉन्च बिलीवर इन समथिंग। ठीक है, परफेक्ट, स्टॉन्च इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई विश आई डैश हर बिफोर वी मेट। ठीक है, आई विश आई डैश हर बिफोर वी मेट। अब ये जो क्वेश्चन है ये टेंसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं विश करता हूँ कि मैं उसे जानता होता मिलने से पहले। तो नोन तो गलत हो गया, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमेशा आती है हैव, हैज, हैड या पैसिव्स में। ना ये पैसिव है, ना यहाँ पे हैव हैज हैड लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब बाकी तीनों टेंसेस की बात करते हैं। ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट बात करता है जो काम रोज होता है। ठीक है, या नो, क्योंकि एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है तो उसके लिए हो जाएगा। सो ये सिंपल प्रेजेंट, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो नो नहीं आ सकता। अब जब भी पास्ट टेंस की बात होती है दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हैव नोन भी पास्ट टेंस है और न्यू भी पास्ट टेंस है। हैव नोन का जो वर्ड है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यूज होता है पास्ट के कामों में। तो अगर मैं बोलता हूँ आई हैव फिनिश्ड माई क्लास, या आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो इसका क्या मतलब है, मैंने अपना पहले होमवर्क कर लिया है लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको चेक कराना है। वैसे अगर मैं आई फिनिश्ड बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है कि आप मिले थे, आपने काम किया था एंड अभी उसकी जरूरत नहीं है। राइट, सो हैव इज जब उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। आई हैव नोन, मैं उसको 3 सालों से जानता हूँ और हम अभी भी मिलते हैं, तो आंसर आता आई हैव नोन। लेकिन वो कह रहा है काश तब जानता होता जब मिले थे, तो प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं है तो हैव नोन गलत, न्यू सही। सो इसका आंसर क्या होगा, न्यू। ठीक है, सो अगेन हम सारे पेपर्स खत्म करके देन वील टॉक अबाउट प्रॉब्लम एरियाज। आप लोग, ठीक है, मेरे को अपने अपने चैप्टर्स भी बता सकते हो जो आप लोग को लगता है कि आपको करने हैं, सो वी कैन डू दैट एज वेल। हम उन चैप्टर्स को करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके फीडबैक और जो भी आपको चाहिए आप हमें बता देना। अकॉर्डिंगली हम पेपर्स के बाद उस तरीके की क्लासेस बना लेंगे। प्लस अगर आप हमें टेलीग्राम पे डालो, फॉलो करोगे तो हम आपको नोट्स वोट्स देते रहेंगे। चलिए, थैंक यू गाइज।